हेलो गाइज। ये प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2026 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से इस महीना में लगभग 10-15 पॉइंट बने हैं, 10-15 प्रश्न बने हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा घटना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा। बोला जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। मैक्रोन। तो बोला जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको, क्या नाम है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का? रॉबर्ट पिको के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों की यात्रा 13 से 18 जून को की। इस यात्रा के पहले चरण में 13 जून को रात्रि में वह फ्रांस के नीस पहुंचे, जहां फ्रांस के एक कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने तथा प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभालने के पश्चात श्री नरेंद्र मोदी की यह 7वीं फ्रांस यात्रा थी। पैलेस डेस एक्सपोजिशन डी निस में अगले दिन राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स के उद्घाटन का उनका कार्यक्रम था। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर की पृष्ठभूमि में भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के डीप टेक प्लस में स्टार्टअप प्लस में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में हुई प्रगति में भारतीय प्रतिभाओं का योगदान का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व में समाधानों का उपयोग करने वाला देश के रूप में नहीं बल्कि समाधान देने वाले देश के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के युवा इनोवेट्स अब ऐसे समाधान खोज रहे हैं जिससे पूरे मानवता को लाभ हो सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत को नवाचार का देश बताया और कहा कि जलवायु एवं ऊर्जा के मामले में फ्रांस एवं भारत COP21 के वायदों को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों लोग मिल रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि 14 जून को नीस में ही बाद में दोनों शासन प्रमुखों की द्विपक्षीय वार्ता विला कुर्लियोस में हुई। फरवरी 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान फ्रांस भारत संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीति भागीदारी के स्तर तक ले जाने के पश्चात दोनों राजनेताओं की यह पहली ही बैठक थी। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। होराइजन 2027 रोड मैप के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विचार साझा किया। द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना कर $32 अरब तक करने के लिए उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही तथा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में साझेदारी को दीर्घकालिक दिशा देने के लिए नवाचार रोड मैप 2030 को अपनाया। आगे बोला जा रहा है कि असैन्य परमाणु क्षेत्रों में सहयोग संबंध की दिशा में बात करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने बताया कि शांति एक्ट छोटे एवं उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित सहयोग के अन्य अवसर प्रदान करता है। फ्रांस हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा शीघ्र लागू करने का आश्वासन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने दिया। विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के 13 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किए गए। फ्रांस
फ्रांस इंडिया नवाचार रोड मैप 2030 को अपनाने, AI गवर्नेंस पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्यदल का गठन करने, NSTI कानपुर में एरोनॉटिक्स एवं संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने तथा यूनिवर्सिटी पेरिस सैक्ले में AI नवाचार एवं संस्कृति पर एक ICCI इंडिया चेयर की स्थापना करने आदि का समझौता ज्ञापन उनमें शामिल है। निस में ही मेजबान राष्ट्रपति मैक्रो के साथ दोपहर भोजन के पश्चात अगले कार्यक्रम के तहत श्री मोदी स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा के लिए 14 जून को रवाना हो गए। 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के पश्चात स्लोवाकिया के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की यह पहली यात्रा थी। स्लोवाकिया की राजधानी जिसका नाम क्या है, ब्रातिस्लावा पहुंचने पर हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री ने उनका भव्य स्वागत ब्रेड एंड सॉल्ट सेरेमनी के साथ किया। एक अति विशिष्ट सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने की स्लोवाकिया की प्राचीन यह परंपरा है। आगे बोला जा रहा है कि वहां से होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अगले दिन 15 जून को मेजबान प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने श्री मोदी का स्वागत ब्रातिस्लावा कैसल में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया। मेजबान प्रधानमंत्री के साथ स्लोवाकिया के गुमनाम शहीद सैनिकों के ब्रातिस्लावा स्थित मकबरे पर पुष्प चक्र भी श्री मोदी ने समर्पित किए। बाद में मेजबान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों के नए आयाम प्रदान करते हुए उन्हें व्यापक साझेदारी के लिए प्रोन्नत करने को सहमति दोनों पक्षों ने दी। इस व्यापक साझेदारी के उद्देश्य अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाना, मौजूदा सहयोग तंत्र को और मजबूत करना और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग को और गहरा करने से हैं। ऑटोमोबाइल, रेलवे, अत्याधुनिक विनिर्माण एवं हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विशेष रुचि दोनों पक्षों ने व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेषतः सुरक्षा परिषद में बड़ी सुधारों का समर्थन करते हुए उनमें भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए स्लोवाकिया का समर्थन मेजबान प्रधानमंत्री ने दोहराया। पहलगाम में आतंकी हमले सहित सभी प्रकार के आतंक की स्पष्ट निंदा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। भारत यूरोपीय संघ स्वतंत्र व्यापार समझौते को शीघ्र ही लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बात भी स्लोवाकिया प्रधानमंत्री ने वार्ता में कही। माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर एवं पर्यटन आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए 11 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात किए गए। स्लोवाकिया के कोशिशे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में AI के क्षेत्र में ICCR चेयर के लिए समझौता ज्ञापन भी शामिल है। तो देखिए, यही है दोनों महापुरुष लोग। आगे बोला जा रहा है कि ब्रातिस्लावा में मेजबान प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ स्लोवाकिया के उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख हस्तियों से मुलाकात भी श्री मोदी ने की, जहां भारत एवं स्लोवाकिया के बीच बढ़ते बिजनेस टू बिजनेस संबंधों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत EU स्वतंत्र व्यापार समझौते को लागू होने से उनके लिए व्यापार का नए अवसर खुलेगा। इस व्यस्त कार्यक्रम में
व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर प्लेग्रिनी ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात श्री मोदी क्या बोला गया है कि पीटर प्लेग्रिनी से भी राष्ट्रपति भवन में मुलाकात श्री मोदी ने की तथा फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट में भागीदारी के सिलसिले में उनकी भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर प्लेग्रिनी ने एक विशेष समारोह में श्री मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया, जिसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति वहां के सरकार तथा वहां के लोगों के प्रति हार्दिक आभार भी मोदी ने व्यक्त किया। इस व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात 14 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सेविया जो फ्रांस में है, तो सेविया फ्रांस के लिए रवाना हो गए। सेविया ने लिखा है, एविया लिखा है, एविया फ्रांस के लिए रवाना हो गए। एविया जाते हुए मार्ग में जिनेवा में श्री मोदी रुके, जहां स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलिन ने हवाई अड्डे पर ही उनसे मुलाकात की तथा आगे सड़क मार्ग से ही वह एविया 16 जून को पहुंचे तथा 16 से 17 जून को जी शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में उन्होंने भाग लिया, जिसका विस्तार ब्यौरा आगे इसी खंड में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में एविया लेस बेंस में संपन्न हुआ। आउटरीच सत्रों को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी संबोधित किया। आगे बोला जा रहा है कि विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों के समूह G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मेजबान में फ्रांस में स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित एविया लेस बेंस में 15 से 17 जून 2026 को संपन्न हुआ। G7 के सभी शासक प्रमुख जैसे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ अधिकारी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डे लेयर तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा फ्रांसीसी राष्ट्रपति के मेजबान में संपन्न इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। विशेष आमंत्रितों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेमियुंग, ब्राजील के प्रधानमंत्री लुइज इनासियो लुला डिसिल्वा आदि के अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी शामिल थे। आगे बोला जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में संपन्न हुआ इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करने की प्राथमिकता के साथ साथ यूक्रेन के समर्थन, बच्चों की सुरक्षा, संगठित अपराध तथा अवैध प्रवासन के विरुद्ध लड़ाई, वैश्विक शासन में सुधार आदि शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय में शामिल था। विभिन्न चर्चा के पश्चात G7 नेताओं ने पारस्परिक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, बुंडीबुग्यो, इबोला प्रकोप, कैंसर, प्रवासी तस्करी,
मादक पदार्थों की तस्करी, नाबालिगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा संतुलन विकास और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर संयुक्त बयान अपनाए। वैश्विक असंतुलन पर एक बयान में नेताओं ने बाहरी असंतुलनों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी निगरानी का आह्वान किया। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने 2026 शिखर सम्मेलन को कैंसर को प्राथमिकता देने वाले पहला G7 नेता का शिखर सम्मेलन बताया, जिसके उद्देश्यों में अनुसंधान के लिए समर्थन, डेटा साझाकरण और कैंसर मृत्यु दर को कम करने का प्रयास शामिल है। स्वास्थ्य संबंधित बयानों में कैंसर पर सहयोग का आह्वान किया गया और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के अनुरूप बुंडी-बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए $1 बिलियन से अधिक की धनराशि की घोषणा की गई। मध्य पूर्व पर जारी बयान में अमेरिकी एवं ईरान के बीच हुए समझौते की घोषणा का स्वागत किया गया और कहा गया कि G7 सदस्य इसके क्रियान्वयन में योगदान देने के लिए तैयार है। इसमें हॉर्मुज़ जलमर्ग से समुद्री यात्रा को फिर से शुरू करने के प्रयास का भी समर्थन किया गया और ऊर्जा आपूर्ति मांगों में विविधता लाने तथा ऊर्जा भंडार बढ़ाने का आह्वान किया गया। फ्रांस में एविया-लेस-बेंस में 3 दिन चले इस शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष यह रहा कि वैश्विक चुनौतियों जैसे यूक्रेन एवं मध्य पूर्व संघर्ष एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि से निपटने के लिए आपसी एकजुटता एवं नई साझेदारियों को पुनर्जीवित करना सबसे महत्वपूर्ण है। G7 का आगामी 53वें शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगी। फ्रांस में एविया में प्रवास के दौरान G7 शिखर सम्मेलन से इतर विश्व के कई प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, तो मतलब जितना लोग गए थे सबसे मुलाकात हुआ आदि के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता श्री मोदी ने किया। उसके बाद बोला जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन एवं संबंधित कार्यक्रमों के पश्चात 18 जून को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट विवाटेक का अवलोकन किया। भारत इस वर्ष इस आयोजन में आई कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल था। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जब प्रौद्योगिकी की बात आती है तो आविष्कार के साथ ही इसकी पहुंच भी मायने रखती है। प्रौद्योगिकी तभी प्रगति का कारण बन सकती है जब उनका लोकतांत्रिकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि इस विघटन के युग में प्रौद्योगिकी को सभी के लिए परिणाम देना चाहिए। पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी इस कार्यक्रम के तहत श्री मोदी ने संबोधित किया, जिसके पश्चात उनकी स्वदेश वापसी हुई। अब देखिए, 16 माह के अंतराल के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। तो देखिए, जी शिखर सम्मेलन के सिलसिले में फ्रांस के एविया में कई प्रमुख वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा प्रतीक्षित वार्ता भी इस अवसर पर एविया में हुई। 16 माह के पश्चात दोनों शासक प्रमुखों के बीच यह द्विपक्षीय वार्ता थी। इससे पूर्व दोनों नेताओं में वार्ता
13 फरवरी 2025 को हुई थी, जब श्री मोदी आधिकारिक कार्यकारी यात्रा के लिए अमेरिका गए थे। इस यात्रा के प्रमुख परिणामों में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके $500 अरब तक पहुंचाने के लिए अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत शामिल थी। आगे बोला जा रहा है कि 17 जून की एविया मुलाकात में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के उन प्रयासों को सराहना की जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने और व्यापक क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने पर एक सहमति बनी है। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता एवं अबाधित वाणिज्य को बनाए रखने के महत्व तथा नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी में हुई अपनी बैठक के बाद से भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की तथा रक्षा, राजनीतिक, तकनीकों, ऊर्जा और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्रों में हुई प्रमुख प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में वार्ता में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर विशेष संतोष व्यक्त किया और अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द एक संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी एवं व्यावसायिक रूप से समर्थक समझौते की दिशा में काम करने का आदेश दिया। आगे बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा दोनों देशों एवं उनके नागरिकों के पारस्परिक लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने को अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के पश्चात संवाददाता सम्मेलन में भारत के प्रति मजबूत समर्थन दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत पर कोई हमला होने की स्थिति में अमेरिका मदद के लिए पहुंचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ श्री मोदी की इस वार्ता के बाद ही व्यापार समझौते के लिए लंबित पड़ी वार्ता में तेजी आ गई तथा इसके एक सप्ताह बाद ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत, जिसका नाम है जेमिसन गिरीर, वार्ता के आगे बढ़ाने के लिए जून को ही नई दिल्ली पहुंचे। बात करते हैं भारत बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। तो भारत और बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता का 57वां दौर 8 से 11 जून 2026 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में संपन्न हुआ। इस अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने जहां किया, वहीं भारतीय पक्ष के नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया। वार्ता का यह दौर इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह इस वर्ष ढाका में बीएनपी की सरकार के सत्ता में आने तथा इधर भारत में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के पश्चात दोनों पक्षों के बीच डीजी स्तर की यह पहले ही सीमा वार्ता थी। ऐसी पिछली बैठक अगस्त 2025 में ढाका में ऐसे समय में हुई थी जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता में थी। बांग्लादेशी नागरिकों पर बीएसएफ के जवानों तथा भारतीय नागरिकों पर हमले, बांग्लादेशियों द्वारा अवैध घुसपैठी, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस सौंपने तथा सीमा पर बाड़ लगाने, साथ ही साथ ड्रग्स, हथियारों
नकली मुद्रा, मानव तस्करी पर रोक आदि मुद्दे पर चर्चा इस वार्ता में हुई। ज्ञातव्य है कि भारत ही बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मतलब भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें से लगभग 860 किलोमीटर सीमा पर अब भी बाढ़ नहीं लगा है। इसमें 174.51 किलोमीटर का वह हिस्सा भी शामिल है जहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है। भारत और बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगी हुई है तथा इसका आधे से अधिक भाग पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति, सौहार्द तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीमा पर समन्वित गश्त और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने तथा सूचनाओं के आदान प्रदान में सुधार करने तथा सीमा पर आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त प्रयास तेज करने को सहमति व्यक्त की। मध्यवर्ती नदियों का संरक्षण, मानव तस्करी पर रोक, बुनियादी ढांचा विकास तथा समन्वित सीमा प्रबंधन योजना भी वार्ता में शामिल रहा। सीमा पर अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की साझा प्रतिबद्धता वार्ता में महत्वपूर्ण तथ्य रहा। भारत के सीमा सुरक्षा बल एवं बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश दोनों में इस बात पर सहमति रही कि किसी भी तरह की घुसपैठ, तस्करी, उग्रवादी गतिविधियों एवं सीमा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हर कार्रवाई के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता का अगला दौर नवंबर 2026 में ढाका में ही होगा। अब देखिए, क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में संपन्न। तो 4 देशों जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के समूह क्वाड में विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 26 मई 2026 को हुई। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में संपन्न विदेश मंत्रियों की इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जिनका नाम है पेनी बोंग, जापान के विदेश मंत्री जिसका नाम है तोशिमित्सु मोतेगी, साथ ही साथ अमेरिका विदेश मंत्री जिसका नाम है मार्को रूबियो शामिल रहे। क्वाड विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन में हुई थी। पिछले कुछ समय से क्वाड की गतिविधियों में आए ठहराव को 26 मई की बैठक में दूर कर दिया। चारों देशों ने एक मुक्त एवं खुले प्रशांत महासागर क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता इस बैठक में दोहराई। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं स्वतंत्र व्यापार के लिए चारों देश प्रतिबद्ध थे तथा इस क्षेत्र को संपूर्ण विश्व के लिए समान अवसर बनाने वाला उद्देश्य बैठक को दोहराया गया। बैठक में दोहराया गया। अब देखिए, भारत में यह आम मत था कि प्रशांत महासागर क्षेत्र से विश्व का 60% समुद्री व्यापार गुजरता है, अतः इसकी सुरक्षा केवल इन 4 देशों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है। हिंद महासागर क्षेत्र के केंद्र में बसे फिजी में एक संयुक्त बंदरगाह बनाने का निर्णय बैठक में लिया गया। प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र में बंदरगाह सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने का भी निर्णय बैठक में हुआ। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चीन के एकाधिकार से निपटने के लिए $20 अरब की राशि से
एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा बैठक में की गई। समुद्री केबल प्रणालियों को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए समुद्री केबल नेटवर्क की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल बैठक में दिया गया तथा सभी प्रशांत द्वीप समूह देशों को 2026 तक समुद्री केबलों से जोड़ने का भी निर्णय बैठक में लिया गया ताकि उनके डिजिटल भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। आतंकवाद के सभी रूपों जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है तथा भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 तथा ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच में 14 दिसंबर को भयावह आतंकी हमले शामिल है। इनकी स्पष्ट निंदा बैठक में की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक प्रयासों का आह्वान बैठक में किया गया। बैठक के पश्चात क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी की तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी सभी ने अलग अलग मुलाकात की। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन में सहयोग हेतु भारतीय अमेरिका समझौता। बोला जा रहा है कि भारत और अमेरिका ने एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर गत 26 मई को नई दिल्ली में किया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों व रेयर अर्थ तत्वों के खनन, आपूर्ति एवं प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए इनकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अलग से द्विपक्षीय बैठक में किए। समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज व रेयर अर्थ मेटल के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करना है। यह ऐसे दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल तथा हाईटेक सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन का ही दबदबा है। भारत और अमेरिका के बीच किया गया ताज़ा समझौते अमेरिका द्वारा पहले घोषित की गई पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन तथा भारत अमेरिका एआई अवसर साझेदारी का भी पूरक है, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स व रेयर अर्थ सप्लाई चेन की हर स्टेज पर दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि करना है। समझौता दस्तावेजों के आदान प्रदान के पश्चात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा कि भारत एवं अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जिनके रणनीति हित लंबे समय तक क्रिटिकल मिनरल व उनसे जुड़ी सप्लाई चेन तक भरोसेमंद पहुंच बनाए रखने से जुड़े हैं तथा यह इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति जिनका नाम है यू मिन आंग हलाइंग की भारत यात्रा। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा 30 मई से 3 जून 2026 को की। 2011 से मार्च 2026 तक म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ पर रहे यू मिन आंग हलाइंग ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सैन्य प्रशासक के रूप में सत्ता पर कब्जा किया था तथा 5 वर्ष पश्चात अप्रैल 2026 में चुनाव करवाकर वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति हो गए थे। राष्ट्रपति के रूप में भारत की उनकी यह पहली ही यात्रा होने के साथ पहले ही विदेश यात्रा भी थी।
5 दिनों के इस आधिकारिक यात्रा की शुरुआत बोधगया बिहार में उन्होंने की और 30 मई को गया हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी राज्यपाल, जिनका नाम क्या है, सैयद अता हसनैन एवं राज्य सरकार के एक मंत्री ने की। हवाई अड्डे से सीधे बोध स्थित महाबोधि मंदिर, मतलब बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर जाकर वहां पूजा अर्चना उन्होंने की। बोध गया में महाबोधि ध्यान केंद्र, सुजाता मंदिर एवं कुछ और बौद्ध केंद्रों का दौरा करने के पश्चात उनका काफिला उसी दिन नई दिल्ली रवाना हो गया, जहां हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी विदेश मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने की। आगे बोला जा रहा है कि नई दिल्ली में 31 मई, क्या बोला जा रहा है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि नई दिल्ली में 31 मई को यूनियन ऑफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं भारतीय उद्योग परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उद्यमियों की एक बैठक को उन्होंने संबोधित किया, जहां दोनों पक्षों के व्यापार प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्य अवसरों को और मजबूत करने तथा आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, ऊर्जा दक्षता आदि का जायजा लेने के लिए उसी दिन ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस परिसर का दौरा भी म्यांमार के राष्ट्रपति ने किया। 1 जून को प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मुलाकात से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट की एवं महत्वपूर्ण वार्ताएं की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत हैदराबाद हाउस में किया, जहां दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सार्थक वार्ता हुई। मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर संपन्नता व्यक्त किया कि राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त किया कि बोधगया में भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर भारत में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत उन्होंने की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत म्यांमार द्विपक्षीय संबंधों के विस्तृत समीक्षा की। व्यापार, दुर्लभ खनिज, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संपर्क एवं क्षमता निर्माण में सहयोग को गहरा करने तथा समुद्र सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व आपसी हित के अन्य मुद्दों पर सहयोग संवर्धन पर सहमति दोनों पक्षों में रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोहराया कि म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट तथा भारत प्रशांत नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रुपया क्यात भुगतान प्रणाली के लिए सहमत हुए। चीन के साथ ऐसे ही समझौता म्यांमार पहले ही कर चुका है। म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा ICCR छात्रवृत्ति की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी ने की। म्यांमार गणराज्य की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि भी भारतीय प्रधानमंत्री ने की। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भी इस आश्वासन को दोहराया कि उनके क्षेत्र का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ म्यांमार का 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सहयोग के लिए हुई इन सहमतियों एवं समझौतों का उल्लेख
वार्ता के पश्चात जारी संयुक्त बयान में किया गया। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मेहमान राष्ट्रपति हेलाइंग ने भेंट की। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने भी म्यांमार को भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट तथा हिंद महासागर नहीं केवल महासागर है तो महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचने के लिए भारत का प्रवेश द्वार बताया, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसियान देश है जिसकी ज़मीनी सीमा भारत से लगती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति हेलाइंग को बधाई दी तथा विश्वास व्यक्त किया कि भारत म्यांमार साझेदारी की पहले से चल रही परियोजना म्यांमार सरकार के सहयोग से नई प्रगति को प्राप्त करेगी। 5 दिन की अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में 2 जून को राष्ट्रपति हेलाइंग मुंबई पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनकी अगवानी एवं स्वागत राज्यपाल, जिसका नाम है जिष्णुदेव वर्मा, ने किया। मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग वार्ताओं में भागीदारी के उनके कार्यक्रम थे। भारत की बंदरगाह विस्तार योजनाओं एवं समुद्री क्षमताओं के अवलोकन के लिए अपने शिष्टमंडल के साथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का दौरा भी उन्होंने किया। मुंबई में उनके सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। मुंबई में मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यक्रमों में भागीदारी के पश्चात मेहमान राष्ट्रपति हेलाइंग की स्वदेश वापसी 3 जून को हो गई। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति, जिसका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज, की भारत यात्रा। तो देखिए, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति आई थी, तो बस यही कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब चलिए हम बात करते हैं मंगल ग्रह के लिए नासा का मावेन मिशन अब समाप्त। मावेन मिशन, तो बोला जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए 12 बरस पूर्व नवंबर 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को जून 2026 में समाप्त घोषणा कर दिया। मंगल ग्रह के लिए नासा का यह पहला मिशन मूलतः इस तथ्य पर अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि मंगल ग्रह ने अंतरिक्ष में अपना वायुमंडल का पानी कैसे खो दिया। 11 वर्षों से अधिक समय तक मंगल की कक्षा में रहे इस अंतरिक्ष यान से नासा का संपर्क दिसंबर 2025 में टूट गया था, जिसके पश्चात नासा ने अब मंगल मिशन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, जिनका नाम है मावेन। तो मावेन का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्या बोला गया है कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन को समाप्त करने की फैसला किया है। मंगल के क्या बोला जा रहा है कि मंगल के वायुमंडल एवं जलवायु का अध्ययन करने के लिए 2013 को रवाना हुए इस अंतरिक्ष यान को 1 वर्ष के लिए मिशन पर भेजा गया था, लेकिन इसे लाल ग्रह पर 11 वर्षों से अधिक समय तक काम किया। मावेन से आखिरी बार 6 दिसंबर 2025 को नासा का संपर्क हुआ था। उस समय यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पीछे से गुजर रहा था।
तभी इसका सिग्नल गायब हो गया। नासा वैज्ञानिक अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस अंतरिक्ष यान से दोबारा संपर्क करना संभव नहीं है, अतः यह अब अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि मंगल ग्रह के पीछे से गुजरने के बाद अंतरिक्ष यान तीव्र गति से घूमने लगा, जिससे उनकी कक्षा का पथ बाधित हो गया और अंततः उनकी बैटरी खत्म हो गई। इस संबंध में इस वर्ष के अंत तक फाइनल रिपोर्ट आने की संभावना है। इसके बाद देखिएगा, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में आंतरिक दबाव के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का त्यागपत्र। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले अभी कुछ ही समय कीर स्टारमर को हुए थे कि सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में आंतरिक विरोध के चलते प्रधानमंत्री पद के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र उन्होंने जून 2026 को दे दिया। अब पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार एंडी बर्नहम हैं, जो हाल ही में उपचुनाव जीतकर संसद में आए हैं। 56 वर्षीय बर्नहम 2010 तथा 2015 में पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में पराजय का मुंह देख चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत प्रतीत होती है। वैसे पार्टी नेतृत्व के लिए वेस स्ट्रीटिंग, एंजेल टेलर तथा एवेट कूपर आदि के नाम भी संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं। नया चुनाव 15 जुलाई तक होने की संभावना है। तब तक कीर स्टारमर ही पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री बने रहेंगे। विगत 10 वर्षों में अपना कार्यकाल पूरा किए बिना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कीर स्टारमर ब्रिटेन के 6ठे प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है विगत 10 वर्ष में कौन कौन 6 को दिया है सब, जिसमें ऋषि सुनक भी है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए, खेल जगत में सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की टाइम पत्रिका की 2026 की सूची में भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिसका नाम है स्मृति मंधना का नाम शामिल हुआ है। तो देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस याद रखिएगा कि जो टाइम पत्रिका है ना, उसके सूची में स्मृति मंधना का नाम शामिल हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोई खास बात स्मृति मंधना के लिए नहीं है। आगे चलते देखिए, 107 दिन तक चले युद्ध के पश्चात अमेरिका एवं ईरान के बीच आंतरिक शांति समझौता। तो देखिएगा, अमेरिका एवं ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई युद्ध में अब लगभग शांति की स्थिति है। 107 दिन तक चले इस युद्ध ने न केवल अमेरिका एवं ईरान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सप्लाई चेन को अवरुद्ध कर विश्व के लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, मूल्य स्तर एवं पूंजी के प्रवाह आदि को प्रभावित किया। इस युद्ध के चलते वर्ष 2026 में वैश्विक वृद्धि के संबंध में अपने पुनर्नुमान विश्व बैंक, मुद्रा कोष तथा अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों से घटाए हैं। अमेरिका ईरान के बीच इस युद्ध में इजरायल भी अमेरिका की ओर से युद्ध में शामिल था। ईरान ने अमेरिका एवं इजरायल के अतिरिक्त पश्चिम एशिया में खाड़ी के उन देशों को भी निशाना पर रखा जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे। युद्ध के चलते ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से मालवाहक पोतों के आवागमन पर रुकावट लगा दी थी, जिससे पूरे विश्व में सप्लाई चेन बाधित हुई थी।
तमाम तमाम चोटों के बावजूद ईरान इस युद्ध में झुका नहीं तथा अमेरिका भी सीनेट की मंजूरी के बिना युद्ध को लंबे समय तक नहीं खींच सकता था। युद्ध के समाप्ति के लिए विभिन्न देशों के दबाव के बीच स्विट्जरलैंड, कतर एवं पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका रही। शांति समझौता के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 11 से 12 अप्रैल 2026 को 21 घंटे तक इस्लामाबाद में चला वार्ता दौर बेनतीजा रहा। बाद में मध्यस्थों के जरिए समझौता शर्तों का आदान प्रदान युद्ध की स्थिति के बीच भी होता रहा। इस बीच हुर्मुज स्ट्रेट में सैकड़ों जहाज फंसे रहे। अंततः 14 जून 2026 को अंतरिम शांति समझौता की घोषणा। बाद में 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय महल में इस प्रारंभिक समझौता मसौदा पर हस्ताक्षर किया। दोनों पक्षों की ओर से की गई इसके तहत अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम एवं अस्थायी शांति समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों देश ने सहमति दी है। इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले इस अंतरिम शांति समझौते में शामिल नहीं है। अंतरिम शांति समझौते के तहत ईरान एवं अमेरिका सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल एवं अस्थायी रूप से रोकने को सहमत हुए हैं। इसके साथ ही ईरान होर्मुज स्ट्रेट से वाणिज्यिक जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने को सहमत हुआ है। ईरान द्वारा तेल निर्यात के लिए कुछ छूट अमेरिका द्वारा दी गई है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त की जाएगी। अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरान की सभी संपत्तियों एवं फंड्स को पूरी तरह से रिलीज किया जाएगा। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर $300 अरब का कोष की एक संयुक्त योजना तैयार करेगा। परमाणु हथियार न हासिल करने और न ही बनाने के लिए सहमति भी ईरान ने दी है, परंतु ईरान के शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। इस समझौते के शर्तों के सफल क्रियान्वयन एवं अनुपालन के लिए एक कार्यकारी निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। आगे बोला जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 जून 2026 को हुए शांति समझौता एक अंतरिम समझौता है तथा 60 दिन के भीतर अस्थायी समझौता के लिए बात जारी है। अब है ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो तथा जिम्बाब्वे। ठीक है ना। 1 जनवरी 2027 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। तो आपको मालूम है ना, सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 10 होता है और क्या होता है अस्थायी होता है और 5 होता है अस्थायी होता है। तो वही बात यहाँ पर हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलिए दिया गया है कि 15 सदस्यीय होता है। तो इसमें कोई पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, बस आपको ये डाटा याद रखना है कि एक ऑस्ट्रिया है, एक किर्गिस्तान है, एक पुर्तगाल है, एक त्रिनिदाद एवं टोबैगो है, एक जिम्बाब्वे है। ये बनेगा लोग। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिएगा। तो आगे यहाँ पर एक डाटा बताया जा रहा है कि भारत सुरक्षा परिषद की 2 बरस की अस्थायी सदस्यता हेतु
8 बार चुना जा चुका है। तो ठीक है, चुना जा चुका है। 5 अस्थाई सदस्य तो आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भूल सुधार, तो भूल सुधार कोई पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्लास में आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को ला देंगे।